Good evening, everyone. Hello, everybody. My name is Nitesh Jha. By profession, I am a practicing company secretary, and by qualification, I am an associate member of the Institute of Company Secretaries of India and graduate from Delhi University. तो ये जो कोर्स स्टार्ट हम कर रहे हैं आरओसी से रिलेटेड है, जिसमें बेसिक से लेकर स्टार्ट करेंगे बेसिक से और फिर इसको आगे लेकर थोड़ा टेक्निकल इश्यू पे भी जाएंगे। ठीक है। मैं पिछले 3 साल से प्रैक्टिसिंग हूँ। अपने बारे में मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे दूँ आपको। प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं 3 साल से, और मेरा मेन कोर फील्ड जो है वो सिर्फ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, स्ट्राइक ऑफ एलएलपी इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, कंप्लाइंसेस मैटर, ड्राफ्टिंग, ये सब चीजें हैं। जो मेनली कोर फील्ड है सीएस का वो यही होता है, और इसी में मैं डील करता हूँ। एक्सपोजर देने के बाद फील्ड में भी हेल्प की है स्टूडेंट्स की। और बाकी जो मेरा यहाँ यहाँ पे जो क्लासेस का जो मेन पर्पस है वो है जो प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट है। लीगली थोड़ा बहुत लीगल भी चलेगा, क्योंकि हमें बिना विदाउट लीगलिटीज को जाने हुए हम आरओसी वर्क से रिलेटेड कोई काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो वो चीजें तो हमें करनी पड़ेंगी। और साथ के साथ थोड़ा मैं मेन जो हमारा कोर फील्ड रहेगा वो प्रैक्टिकल रहेगा, लेकिन साथ के साथ लीगल भी चलेगा। मैं कोशिश ये करूंगा कि जहाँ पे जितना रिक्वायर्ड हो उतना मैं आपको लीगल चीजों का की भी साथ के साथ इंफॉर्मेशन या नॉलेज देता रहूं। ठीक है। और बाकी थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी अपने साथ। ठीक है। बाकी आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जो यूट्यूब पे लाइव हैं वो मुझे यूट्यूब पे ही मैसेज डालें, मैं देख लूंगा। और बाकी जो जूम पे हैं वो मुझे पर्सनल चैट चैट पे मैसेज डाल सकते हैं। तो मैं जो भी कुछ पूछना हो आपको वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जो कोर्स में जो मैं बताने वाला हूँ आपको, उसका मैं आपको एक थोड़ा डिटेल में बता दूं कि हम क्या क्या चीजें करने हैं। हमने इस कोर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है: बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस। बेसिक में हम जो बेसिक चीजें हैं उसको लेके चलेंगे, यानी कि एमसीए का पोर्टल का रिव्यू क्या है, ठीक है, लीगल एस्पेक्ट प्राइवेट कंपनीज का, पब्लिक कंपनी का, सेक्शन 8 कंपनी का। सेक्शन 8 कंपनी का मतलब एनजीओ जो हम रजिस्टर करते हैं वो सेक्शन 8 कंपनी कंपनी कहते हैं उसको। ठीक है। एलएलपी की लीगैलिटीज में इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड क्या क्या लीगैलिटीज हैं, एंड उसके कंप्लाइंसेस का पार्ट। तो इस पूरे कोर्स में बेसिक से लेकर इनकॉर्पोरेशन से लेकर उसके पूरे कंप्लाइंसेस और प्लस में लीगैलिटीज प्लस में ड्राफ्टिंग या जो भी है वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। ठीक है। एडवांस वाले में हम थोड़ी एडवांस चीजें लेके चलेंगे, जैसे कि इसमें इनकॉर्प चेंज का नेम चेंज करने का, ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ाने का, इंक्रीज इन पेड अप कैपिटल। ठीक है। एक चीज इसमें ऐड नहीं हुआ है, निधि कंपनी डली हुई है। ठीक है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ निधि, निधि कंपनी, ये सबसे टेक्निकल चीज जो है निधि आती है। तो ये भी हम देखेंगे इसके अंदर एडवांस वर्जन में कि हमारा क्या इसका हमें करना है। ठीक है। एक चीज शायद आपको पता हो, अगर आप लोग लाइव आए हैं तो, कि अभी एमसीए पोर्टल का अपडेट आया है। लास्ट ईयर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने V2 लॉन्च किया था, सॉरी V3। पहले हम काम कर रहे थे V2 पे, बट अब V3 आ गया। तो लास्ट ईयर जो था हमारे मेनली एलएलपी से रिलेटेड जो भी फॉर्म्स थे वो सारे के सारे V2 से V3 पे शिफ्ट हो गए थे। ठीक है। फिर आज से 2-3 महीने पहले कुछ फॉर्म्स जैसे केवाईसी के फॉर्म्स और चार्ज के फॉर्म ट्रांसफर हुए थे V3 में अक्टूबर में। और अभी इन्होंने 56 फॉर्म्स टोटल जो कंपनी से रिलेटेड है, चाहे वो इनकॉर्पोरेशन का हो, ठीक है, चाहे वो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का हो या कुछ ऑडिटर ऑडिटर का सॉरी नहीं हुआ, एडिटिव नहीं हुआ है, DI12 डायरेक्टर से रिलेटेड हो गया, चार से रिलेटेड, डिपॉजिट से रिलेटेड, वो सारे के सारे V3 पे शिफ्ट हुए हैं। थोड़ी दिक्कत चल रही है, अभी V3 पे ज्यादा कुछ काम हो नहीं पा रहा है क्योंकि 23 तारीख से एक्टिव हुआ था। तो लास्ट ईयर भी जब एलएलपी का एक्टिव हुआ था तो भी बहुत दिक्कतें आई थी इसमें, क्योंकि एलएलपी के पोर्टल में भी बहुत सारे ग्लिचेस आ रहे थे जिसकी वजह से काम नहीं हो पाया था, काफी टाइम हमारा काम रुका हुआ था। और वही सेम प्रॉब्लम इस बार भी आ रही है कि V3 पोर्टल पे काम हो नहीं पा रहा है अभी। अभी लगे हुए हैं, देखिए कब तक ये चलता है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें क्या है, कुछ चीजें V2 पे ही चल रही हैं, कुछ चीजें V3 पे आ चुकी हैं। पर्पज ये है कि सारा V3 पे ही आना है, बट उसको गवर्नमेंट धीरे धीरे शिफ्ट कर रही है। अभी जैसे एनुअल फाइलिंग के जो फॉर्म्स है AOC 4 और MDT 7, उनकी फाइलिंग अभी चल रही है, तो उसको गवर्नमेंट ने अभी शिफ्ट नहीं किया है V3 पे, वो अभी V2 पे ही चल रहा है। ठीक है। ADT 1 नहीं हुआ है, तो कुछ फॉर्म्स नहीं हुए हैं, बट जो मेजर फॉर्म्स है मेन मेन वो सारे के सारे V3 पे शिफ्ट हो चुके हैं। बट अभी इसमें कुछ काम नहीं हो पा रहा है, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन
कुछ हो नहीं पा रहा है। तो वो इसका कुछ जैसे ही इसका कुछ अपडेट होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, एरर आ रहे हैं, ग्लिचेस आ रहे हैं, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। लास्ट ईयर भी हुआ था ये, इस बार भी हो रहा है। अब इसके लिए तो देखो कब तक वेट करना पड़ता है। मैं फिलहाल अभी आपके लिए जो बेसिक चीजें हैं कि V2 में और V3 में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और क्या चीजें हैं जो हमें V2 पे चेक करनी पड़ेंगी, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें, और कौन कौन से फॉर्म्स हमारे V3 पे हैं। तो पहले मैं आपको एक बेसिक, एक बार मैं थोड़ा बता दूं, मेरे को एक चीज बता, जो पार्टिसिपेंट्स हैं अभी, एक बार मुझे चैट पे डालें कि कौन क्या कर रहा है, ताकि मैं एक पता लग सके कि हाँ मुझे किस तरीके से आपको लेके चलना है इसमें। एक बार डाल सकते हो चैट में, एवरीवन। M.Com, अच्छा। और शोमिल गुप्ता M.Com, ठीक है। अमन, ग्रेजुएट, ठीक है। एनीवन, चलिए ठीक है। ग्रेजुएट हैं आप, ठीक है, और आप M.Com है, सोमिल गुप्ता, चलिए ठीक है। ये फील्ड भी अच्छा है, अगर आपने इस फील्ड में काम करेंगे तो प्रैक्टिकली इसमें काम भी अच्छा है, और अगर आप ढंग से करते हैं इसको तो आपका एक स्कोप बढ़ जाता है काम करने का। आप अकाउंटिंग में भी हैं या आप ROC में भी आ जाते हैं, तो इसमें आप इनकॉर्पोरेशन के रिलेटेड काम उठा सकते हैं, और अच्छा खासा काम है इस मार्केट में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि पहले आपको इसको पहले चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी, आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। तो हो जाएगा, कोई कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस अब थोड़ी सी आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, वो अपने आप टाइम टू टाइम आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं आपको FPC की फुल फॉर्म, फार्मर प्रोड्यूसर इसके अंदर नहीं है, लेकिन अगर आपको इसमें इंटरेस्ट रहेगा तो मैं जरूर इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। मैंने इसमें वैसे डाला तो नहीं था, बट अगर होगा तो देख लेंगे। ठीक है, मैं प्रतीक, मैं फार्मर प्रोड्यूसर मैंने किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ ऐसे, अगर आपको इंटरेस्ट है तो हम उसको भी देख लेंगे, कोई इशू नहीं है, बेफिक्र रहो, फार्मर प्रोड्यूसर भी हो जाएगा। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा फार्मर प्रोड्यूसर भी, ठीक है। आप ये चीजें थोड़ी टेक्निकल हो जाती हैं। मेरे को अभी यूट्यूब पे कमेंट आया, व्हाट इज ROC। देखिए मैं आपको समझाता हूँ ROC क्या होता है। मैं 1 मिनट से ऑन कर लूँ। देखो, पहले आप पूरी ना, सबसे ऊपर हमारा आता है, इसका हम पहले एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं कि कैसे होता है। कंपनी की बात जब हम करते हैं तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि इसमें कैसे काम चलता है। मैंने आपको बोला कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने पूरे इंडिया को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, और उन 6 पार्ट्स को डिवाइड करके अलग अलग 6 RDs बनाई हैं। हर RD के अंदर में एक स्पेसिफिक स्टेट्स आती हैं। जैसे मैं दिल्ली की ROC की बात करूं, सॉरी RD की बात करूं, तो रीजनल डायरेक्टर, तो उसके अंदर आपके 3 4 स्टेट्स, जैसे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, ये सारा का सारा दिल्ली RD के अंदर आता है, ठीक है। अब टोटल 6 RD है, कौन कौन से? दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, ये टोटल 6 हैं। ये सारे, इनके अंडर फिर कौन आता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आती है। तो जो हमारा एक बात है, दिल्ली RD है, दिल्ली RD के अंदर कौन आएगा? दिल्ली तो आएगा आएगा, साथ में हरियाणा भी उसी के अंडर आता है, यानी कि हरियाणा की जो ROC है वो किसके अंडर आती है? दिल्ली RD के अंदर ही आती है। फिर मैं अगर बात करूं यूपी, जैसे हम बोलते हैं कानपुर ROC, कानपुर ROC किसके अंदर आएगी? वो भी RD दिल्ली के अंदर ही आएगी, ठीक है। और सबसे लोएस्ट में क्या होता है? ROC, जिसे हम बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनीज एक्ट 2013 के तहत कोई भी प्रोविजन जो कंपनीज पे लगता है, उसकी हमें इंटीमेशन देनी होती है, ठीक है। हाँ ठीक है, सही वो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, हाँ ये 6 हैं। और इन 6 के हिसाब से इन्होंने अलग अलग डिवाइड कर रखे हैं कि जैसे मैं अगर दिल्ली ROC का एग्जांपल लूंगा, तो आपका यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा सारा दिल्ली RD के अंदर आता है, दिल्ली RD के अंदर, ठीक है।
और मैंने एक बात आपको क्या कही है कि बेसिक रूल ये होता है कि एक स्टेट एक आरओसी होता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं दिल्ली और हरियाणा का, तो इसका एक ही आरओसी है, दिल्ली आरओसी। यानी हरियाणा पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो दिल्ली आरओसी के अंदर आता है। ठीक है। और और भी इसका एग्जांपल लूं मैं अगर आपके लिए, नॉर्थ ईस्ट की साइड से अगर आप चले जाओगे, तो वहां पे क्या है, एक ही आरओसी आरओसी के अंदर तीन चार स्टेट्स को कवर कर देता है वो, क्योंकि वहां पे इतना कंप्लाइंसेस का पार्ट है, ज्यादा कंपनियां बनती नहीं है जितना दिल्ली में। ट्रैफिक ज्यादा होता है, काम ज्यादा है, यहाँ पे बड़ी से बड़ी कंपनियां लिस्टेड हैं, काम कर रही हैं, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा स्टेट वाइज डिवाइड कर रखा है, हर स्टेट में एक होता है। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पर एक ही आरओसी के अंडर में तीन चार स्टेट्स कवर कर जाते हैं। मैंने ईस्ट का एग्जांपल दिया, ठीक है। और दो स्टेट ऐसे हैं इंडिया में जहां पर एक स्टेट में दो आरओसी है। मैंने क्या बोला, एक ही स्टेट में दो आरओसी हैं। कौन कौन सा? एक है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में दो आरओसी आते हैं, और एक है आपका चेन्नई, चेन्नई के अंदर भी दो आरओसी आते हैं। ठीक है। तो बेसिक रूल क्या होता है, एक स्टेट एक आरओसी, लेकिन कुछ जगह पर इसका एक्सेप्शन है। अब दूसरी चीज ये आप मेरे से भी पूछा था यूट्यूब पे कि आरओसी का मेन काम क्या होता है। हाँ, मैं निधि का भी काम आपको बताऊंगा, लेकिन वो टेक्निकल पार्ट में आएगा, उसमें अभी बहुत टाइम है। वो बिल्कुल जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे निधि के लिए, तो तब हम बात करेंगे। मैं आपको अभी एग्जैक्ट पहली क्लास है, आज तो सिर्फ एक इंट्रो दे रहा हूं मैं। अभी आपको निधि के कंप्लाइंसेस का पार्ट नहीं इतनी डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा। निधि रूल्स 2014 है, और उसके बाद उसके अपने जो सेक्शंस है कंपनीज एक्ट के अंदर, वो सारे के सारे हैं। और अभी भी अप्रैल में इसका अमेंडमेंट भी आया था, तो काफी कुछ चेंज हुआ है निधि में। तो उसको हम लेंगे, एडवांस लेवल पे लेंगे निधि को। ठीक है। अभी आप बेसिक पे रहिए, धीरे धीरे करके निधि पे भी आएंगे। ठीक है। मैं किस पे था, आरओसी पे। तो ये मेरा आरओसी का मेन पर्पस क्या है, एक तरह से आरओसी को हम ना वॉच डॉग बोल सकते हैं। वॉच डॉग का मतलब क्या हुआ कि दिल्ली में कोई भी, दिल्ली और हरियाणा में कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, अब वो कुछ भी काम कर रही है, कंपनी में कुछ भी हो रहा है, तो वो सारी की सारी चीजें उसको आरओसी को इंटीमेट करनी है। मैंने अभी एग्जांपल दिया था, सपोज करो कि एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। हाँ, V3 पे ही सिखाएंगे, क्योंकि अब V2 पे अब काम है ही नहीं। 23 तारीख से 56 फॉर्म जो थे, मैंने पहले ही बताया, 56 फॉर्म शिफ्ट होके V3 पे आ चुके हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, और जो मेजर फॉर्म्स हैं कंपनी के रिलेटेड, वो सारे के सारे V3 पे शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन अभी V3 में इशू ये आ रहा है कि उसमें कुछ काम हो नहीं पा रहा है, क्योंकि पोर्टल अभी भी नया नया आया है, तो उसमें ग्लिचेस बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो अभी काम नहीं हो पा रहा उसमें। थोड़ा टाइम मेरे को लगता है 10-15 दिन लगेगा इसमें। जैसे ही ये चीजें ठीक होती हैं, तो सारा का सारा काम जो आप सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, सारा V3 पे ही रहेगा। V2 पे मुश्किल ही बेसिक दो तीन चीजें ही बची हुई हैं, बाकी सारा काम इस पे आ चुका है। तो डोंट वरी, V3 पे ही आएंगे हम। ठीक है। मैं क्या, कहाँ पे था मैं? हाँ, आरओसी पे। तो आरओसी एक तरह से वॉचडॉग का काम करता है कि आपने कुछ भी कंपनी में कुछ भी आपने चेंज किया है, कुछ भी आपने ऐसा कुछ हुआ है कंपनी में, देन यू हैव टू इंटीमेट द आरओसी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि ए और बी दोनों ने मिलकर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट की। ए और बी में डिस्प्यूट हो गया, ए ने कंपनी छोड़ दी, बोला मुझे डायरेक्टर बनना ही नहीं। तो क्या होगा, ए जो है कंपनी से रिजाइन मार देगा। तो ये जो रेजिग्नेशन है, 30 दिन के अंदर अंदर डायरेक्ट कंपनी को ना आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा कि अब ये हमारी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है। एक एग्जांपल मैंने आपको और दिया था कि सपोज कि मैंने दिल्ली में अपना एक ऑफिस कंपनी खोली थी प्राइवेट लिमिटेड, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस पीतमपुरा में है। अब मेरा रेंट एग्रीमेंट खत्म हुआ है, कुछ भी डिस्प्यूट हुआ, मैंने वो जगह छोड़ दी, मैंने अपना ऑफिस शिफ्ट करके रोहिणी में कर दिया। ठीक है। तो क्या होगा, अब ये जो आपने चेंज किया रजिस्टर्ड ऑफिस, ये भी आपको आरओसी को, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी दिल्ली को इंटीमेट करना पड़ेगा। हर स्टेट में जो जो आरओसी है उसको इंटीमेशन करना पड़ता है। आप कुछ भी काम करें, जैसे मान लीजिए मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की, ऑथराइज कैपिटल था उसका 1 लाख, मुझे उसको 10 लाख करना है, वो भी आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। आपने पेड अप कैपिटल बढ़ाना है, तो भी आपको आरओसी को इंटीमेशन देना पड़ेगा। मतलब आपकी कंपनी में कुछ भी काम हो रहा है, उसके लिए आपको आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा। और सेम चीज चीज एलएलपी के लिए भी है। अगर आपने एलएलपी इनकॉर्पोरेट की है, बनाई है, तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, तो इसकी सारी इंटीमेशन जो होगी वो कहाँ जाएगी, LLP आरओसी ऑफ दिल्ली के पास जाएगी। बस फॉर्म्स का ना नेम का डिफरेंस है। मतलब कंपनी में जैसे मैं बोलूँ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की बात करूँ तो DI-12 फाइल करते हैं। ठीक है। LLP की बात करूं तो उसमें फॉर्म 3 एंड फॉर्म 4 फाइल करना पड़ता है।
थोड़ा डिफरेंस है बस, लेकिन क्राइटेरिया सेम है कि आपको इंटीमेशन आरओसी को देनी है। अगर आपने आरओसी को इंटीमेशन नहीं दी तो आप पे पैनल प्रोसिक्यूशन हो सकता है, आपको जेल भी हो सकती है, और जो पेनल्टी लगती है वो तो लगनी ही लगनी है। अगर आपने टाइमली फॉर्म को फाइल नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लगना चालू हो जाता है। अब वो दोनों के केस में अलग अलग है, इसका आपका कंपनी का अलग चलता है और एलएलपी का अलग चलता है। कंपनी का, हाँ जी सुमित राजपूत, डाउट सेशन भी होगा। आपको कुछ पूछना है तो आप चैट में डाल सकते हैं, मैं देख के आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आपको एलएलपी एलएलपी से रिलेटेड भी आपने अगर कुछ भी चेंजेस किए हैं, कुछ भी उसका ऑफिस चेंज हुआ है या उसमें डायरेक्टर, एक बात और, कंपनी के केस में डायरेक्टर होता है और एलएलपी के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है। एलएलपी जो होती है उसके सारे प्रोविजंस जो फॉलो होते हैं वो होते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। और कंपनी जो होती है, कंपनी के सारे प्रोविजंस कहां से लिए हैं, कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं कि आजकल ना लॉ में ज्यादा अमेंडमेंट नहीं, अब रूल्स चलता है। अब ये रूल्स क्या है, मतलब मैं जैसे मैं बोलूं कंपनीज एक्ट बोलूं, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक एक कॉन्सेप्ट आया है, पहले जो हमारे लॉ था ना वो बहुत, उसको चेंज करने में ना, तो पता ही है स्टेट सॉरी पार्लियामेंट में कोई भी अमेंडमेंट लाना इतना आसान तो होना होता नहीं है, राज्यसभा लोकसभा जाते जाते काम रुक जाता है। तो ना लॉ मेकर्स ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला जिसे हम बोलते हैं स्केलेटन अप्रोच लॉ बनाने के लिए। इसमें होता क्या है कि जो आपका मेन लॉ है, जैसे मैं कंपनीज एक्ट का एग्जांपल लूं, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, इसके अंदर डाल दिया रूल्स। रूल्स मतलब इनकॉर्पोरेशन के रूल्स अलग हैं, शेयर कैपिटल के अलग हैं, मतलब सबके रूल्स बना दिया, निधि के रूल्स अलग चलते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर का अलग चलता है, सबके अलग अलग रूल्स, फॉरेन फॉरेन कंपनी अलग रूल्स बना दिए। अब इससे फायदा क्या होता है, देखो कभी भी जब लॉ में अब चेंज आता है तो इसमें चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोकसभा और राज्यसभा यानी कि अपर हाउस एंड लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में जाके इसको अमेंड करना पड़ेगा। वो करना इतना आसान होता नहीं है। लेकिन मैं अगर मैं रूल्स की बात करूं, रूल्स में क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, अपने आप को ये पावर दे देती है कि हम रूल्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एक नोटिफिकेशन इशू करना होता है कि हमने ये चेंज कर दिया आज से, और वो चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, हमें बार बार ना ये अपर हाउस और लोअर हाउस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान हो जाता है गवर्नमेंट के लिए, कि अगर उन्हें लगता है कि टाइमली कोई हम चीजें अमेंड होनी चाहिए तो वो चीजें अमेंड हो जाती है। मैं अभी एग्जांपल दिया कि निधि कंपनी का भी अमेंडमेंट आया था, मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था, 2 अप्रैल में आया था अमेंडमेंट। तो निधि में कुछ इश्यूज चल रहे थे जिसपे गवर्नमेंट कुछ करना चाह रही थी, और फाइनली गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको अमेंड कर दिया। और बहुत ज्यादा बदलाव आए, जो प्रोसेस था निधि की कंप्लाइंसेस के पार्ट का, उसमें बहुत जबरदस्त चेंजेस आ गए। अब बिल्कुल उल्टा कर दिया उन्होंने जो पहले था। तो जब वो एडवांस वर्जन में आऊंगा निधि के बारे में बताने के लिए, तब समझाऊंगा निधि का क्या और कैसे है। फिलहाल अभी के लिए इसी पे रहते हैं। तो ऐसे ही मैं अगर कंपनी की बात करूं, ऐसे अगर मैं एलएलपी की बात करूं, तो आपका एलएलपी में आता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, और इसके अंदर क्या आता है, एलएलपी रूल्स। क्या आता है, एलएलपी रूल्स। ये जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ पार्ट, यानी जो मेन मतलब कि लॉ में क्या चीजें करनी है, मतलब कैसे करनी है, वो प्रोविजंस कैसे बनाने हैं, वो चीजें आपकी आएंगी एलएलपी एक्ट के अंदर आती हैं। उसको कैसे करनी है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करनी है, ठीक है, तो वो कहाँ लिखा होगा कि आपको कि ऐसे ऐसे इंटीमेशन आरओसी को देनी है, वो सारी चीजें कहाँ लिखी होंगी, कंपनीज एक्ट 2013 में। बट आपको करनी कैसे है, उसके लिए क्या है, मैंने क्या बताया था, DIR-12 फॉर्म फाइल होता है। तो DIR-12 फॉर्म कहाँ लिखा हुआ है, ये रूल्स में लिखा हुआ है, ठीक है। कि मैं रेजिग्नेशन देना है तो DIR-11 है, ये सारी चीजें रूल्स में लिखी हैं, DIR-2, DIR-6, DIR-3, जितने भी फॉर्म्स है ये सब के सब रूल्स के अंदर में स्पेसिफाई किए जाते हैं। और जो मेन प्रोविजंस हैं कि आपको अपॉइंटमेंट करनी है या रेजिग्नेशन कैसे देना है, ये सारी चीजें लिखी होती है लॉ में। करना कैसे है, उसके लिए फॉर्म स्पेसिफाई करना, कितने दिन में, जो भी है वो सारी चीजें रूल्स के अंदर। तो यानी क्या है, गवर्नमेंट ने अपने हैंड पे क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए क्या किया, थोड़ा इजी कर दिया कि हमें हर चीज की अप्रूवल लेने के लिए लोअर हाउस और अपर हाउस लेना जाना पड़े, ठीक है।
अब मैं आपको थोड़ा एक बार एमसीए V2 और V3 की एक बार दिखा दूं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एनीवन? ओके। देखिए ये आपका V3 पोर्टल है, सॉरी V2 पोर्टल है। कौन सा पोर्टल है ये? इसको V2 पोर्टल बोलते हैं। इसमें देखिए, अच्छा डायरेक्ट ये खोलिए, इसे होम पेज पे आते हैं। इसमें यहाँ पे आके नीचे आ जाओ, यहाँ पे वीट देखो, लॉग इन फॉर V2 फाइलिंग, इस पे क्लिक किया, ये V2 पोर्टल पे आ गए। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा बेसिक से ना, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, व्यू दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है? चैट में रिप्लाई करो। देखो अगर मेरे को किसी भी कंपनी, जैसे मैं तो बेसिक चीजें बता देता हूँ आज, कि एमसीए V2 पोर्टल है। इसमें देखो सब, यहाँ पे पहले यहाँ यहाँ पे ना स्पाइस फॉर्म हुआ करता था, अब यहाँ से हटा के वो अब सारा V3 पे शिफ्ट हो गया है। तो कुछ चीजें अभी अभी भी V2 पे है। सबसे मेन चीज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, अगर इंडिया में कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है, और आपको उसका नाम सर्च करना है कि वो कंपनी कहाँ की है, उसका आरओसी कौन सा है, उसके डायरेक्टर्स कौन से हैं, तो आपको मास्टर डाटा चेक करना पड़ेगा। मास्टर डाटा चेक करने के लिए क्या है, एमसीए सर्विसेज में जाएंगे, और सर्विसेज में जाने के बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, व्यू कंपनी एंड एलएलपी मास्टर डाटा। अगर आपको कंपनी का सर्च करना है तो भी आप इसी पे जाएंगे, अगर आपको एलएलपी का सर्च करना है तो भी आप इसी पर जाएंगे। ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये आपसे कंपनी का नाम पूछेगा। आप सपोज मैं किसी भी कंपनी का, एक रिसेंट किसी भी कंपनी का ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी कौन सी कंपनी, ब्लू आर्मर बनेगा, एक कंपनी मैंने इनकॉर्पोरेट की थी, मैं वो आपको बता दिखा देता हूँ। ये मैंने अभी रिसेंटली अभी 2023 में अब इनकॉर्पोरेट की है। देखिए, अब देखो, इसमें सबसे पहले देखिए ये पूरी डिटेल आए कंपनी की। इसमें क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले आते हैं, सबसे ऊपर क्या है, सिन नंबर। सिन नंबर क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होती है? कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, सिन नंबर, CIN। इसकी फुल फॉर्म होती है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक तरह से हम, क्या होता है, हर कंपनी को एक यूनिक नंबर अलॉट किया जाता है, इसे हम बोलते हैं सिन नंबर। ठीक है। दूसरा क्या है अगला, देखिए कंपनी का नाम है ब्लू आर्मर प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड। उसके नीचे आरओसी कोड है कि इस कंपनी के आरओसी कौन सा है, तो ये कहाँ पे रजिस्टर्ड है, दिल्ली के अंदर ये रजिस्टर्ड है, और इसका आरओसी से रिलेटेड सारा काम होगा। अब एक ये अगला है, कैटेगरी क्या होती है, कंपनी लिमिटेड बाय से। देखिए कंपनी बहुत तरह की होती है, जी हाँ, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। कंपनी के कुछ टाइप्स है, जैसे मैं एग्जांपल दे बोलता हूँ, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी हैविंग अनलिमिटेड शेयर कैपिटल। अब ये होता क्या है, लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या होता है कि सपोज करो कि मैंने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की 10 लाख की कैपिटल के साथ, उसमें कैपिटल 10 लाख है। अब कल को क्या हुआ कि मेरी कंपनी 4 4 साल 5 साल मैंने काम किया, और फिर हमारा कुछ डेट हो गया, और हमारी कंपनी नुकसान में थी, और हमारा बहुत लॉस हुआ उसमें। तो अब कल को क्या होगा, कंपनी में कुछ काम तो हो नहीं रहा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि लाइबिलिटी तो सारी पे करनी पड़ेगी। इसमें क्या होता है कि लाइबिलिटी जो होगी वो कंपनी के एसेट्स पे ही जाएंगी, हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी पे बात नहीं आएगी। इसलिए हम बोलते हैं कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बोलते हैं, और प्लस में क्या बोलते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी आपके पर्सनल प्रॉपर्टी पे बात नहीं आई। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि आप, अगर कोई इस प्रोटेक्शन को मिसयूज करना चाहता है तो कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर आपके सेपरेट लीगल एंटिटी, सॉरी, लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लागू होता है, नहीं ऑपरेटिव होता है, और उसे बोलते हैं पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट, सॉरी, पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट, सॉरी मैं भूल रहा हूँ क्या था, पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। क्या बोलते हैं, पियर्सिंग ऑफ, वॉइस इज नॉट, हाँ मैं डाउट सेशन भी लाइव लूंगा। ठीक है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। आप जो भी डाउट्स होंगे आप मेरे को, एक मैं अभी एडमिनिस्ट्रेशन से बोल कर ना एक ग्रुप क्रिएट करवा दूंगा,
आपको कोई डाउट हो कुछ हो तो आप उस पर ग्रुप पे डाल देना, उस पर भी हम बात करके आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो ये नहीं कि सिर्फ मैं जब ऑनलाइन हूँ तभी अवेलेबल हूँ, वो मैं ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, आप उस पर डालते रहना। बाकी मेरे पास जो भी नोटिफिकेशन या कुछ अमेंडमेंट्स आएंगी वो मैं उस पर शेयर कर दूंगा, ठीक है, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। तो मैं क्या, हाँ मैं क्या, मैंने क्या बोला कि कंपनी की नॉर्मली क्या होती है, लाइबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। लेकिन अगर आपने उसको मिसयूज करना चाहा तो कुछ केस ऐसे हैं जहां पर कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि आप उसको मिसयूज नहीं कर सकता, और उसे बोलते हैं पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। लेकिन वो बहुत एक्सेप्शन, नॉर्मल रूल ये होता है कि आपकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। इसलिए आपने देखा होगा प्राइवेट लिमिटेड में ना, कंपनियों में वर्ड लगा हुआ है लिमिटेड। इसका मतलब ही यही है कि ये लाइबिलिटी से रिलेटेड है, कि लिमिटेड मतलब कि आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है। तो चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, ठीक है, आपकी लाइबिलिटी हमेशा क्या होगी, लिमिटेड ही रहेगी। तो अब उस कंपनी कैटेगरी में क्या आ गया, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकता है, अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है, बट नॉर्मली हम ज्यादातर लिमिटेड बाय शेयर्स ही देखते हैं। अगली कैटेगरी आती है नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अब ये समझो क्या है, ये जो कंपनी बनी है इसमें दो नॉन गवर्नमेंट यानी कि दो सब आदमी आए, उन्होंने बोला मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, और दोनों ने मिलकर कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली। तो ये क्या है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल है ही नहीं। तो ये क्या कहलाए, इसके क्या बोलेंगे, नॉन गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। अगर कल को मान लो गवर्नमेंट ने अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, ठीक है, तो उसमें क्या लिखा आएगा, गवर्नमेंट कंपनी। अब सपोज करो कि एयरटेल ने अपनी सब्सिडरी बना रखी है, मेन एयरटेल, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आपका रिलायंस, रिलायंस का आपने नाम सुना होगा, रिलायंस लिमिटेड है, उसके अंडर उन्होंने क्या किया हुआ है, जियो बना रखा है। तो जियो का क्या है, रिलायंस इंफोकॉम लिमिटेड। तो दोनों है, कंपनी तो रिलायंस की है, बट क्या किया हुआ, रिलायंस के अंडर सब्सिडरी बना रखी है। तो जब आप रिलायंस इन्फोकॉम खोल के देखोगे ना इसमें, तो क्या लिखा निकल के आएगा, इसमें सब्सिडरी निकल के आएगा। मैं एक मिनट दिखा देता हूँ आपको, रुको, ध्यान नहीं आ रहा इसका नाम क्या था, नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। रिलायंस की सब्सिडरी है, तो उसमें आपको मेंशन यहाँ पे आ जाएगा कि सब्सिडरी, यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट जगह क्या लिखा है, सब्सिडरी कंपनी आएगी। और अगर कोई फॉरेन कंपनी है और फॉरेन कंपनी ने यहाँ पे अपना लेजन ऑफिस खोला हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा, फॉरेन कंपनी, सब्सिडरी ऑफ ए फॉरेन कंपनी लिखा हुआ आ जाएगा। दूसरा आता है क्लास ऑफ कंपनी, प्राइवेट है, अगर पब्लिक होगा तो क्या आएगा, पब्लिक लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, प्राइवेट या एक बात और बता दूं, नॉर्मली कंपनियों की जो कैटेगरी होती है वो प्राइवेट या पब्लिक की होती है। अगर मैं बात करूं निधि कंपनी की, तो निधि कंपनी हमेशा पब्लिक कंपनी होती है। जब हम सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो सेक्शन 8 कंपनी भी या तो पब्लिक होती है या प्राइवेट होती है, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है कि उसके शेयर होल्डर कितने हैं और उसके सब्सक्राइबर कितने हैं, बस उसकी कैटेगरी अलग हो जाती है कि वो सेक्शन 8 कंपनी है। दूसरा मैं आपको एक चीज बता दूं अब, कि आपका एक होता है ऑथराइज कैपिटल, एक होता है पेड अप कैपिटल। अब मैं इसका डिफरेंस आपको समझा दूं। जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे हम बोलते हैं MOA। क्या बोलते हैं, MOA। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है कि कंपनी का मेन पर्पस या मेन इनकॉर्पोरेशन किस चीज का है, मतलब काम क्या करने वाली है, वो सारी की सारी चीजें MOA में लिखी होती हैं। कि हमारे जैसे मान लीजिए कि किसी का काम है रियल स्टेट का, तो उसके MOA में मेंशन होगा कि उसका काम क्या है। मैं आपको अगली क्लास, अगर मैं आपको MOA का एक फॉर्मेट दिखा दूंगा कि MOA कैसा होता है, और AOA भी दिखाऊंगा। सबसे मेन चीज क्या होती है, MOA, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो होता है डॉक्यूमेंट, उसे बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब दोनों में फर्क क्या होता है, MOA का मतलब होता है मेमोरेंडम। इसमें जैसे सपोज करो कि मैंने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की, उसका मेन काम क्या है, उसका काम है लॉजिस्टिक का, यानी उसका काम है ट्रांसपोर्टेशन का। मैंने ट्रक्स परचेज किए, मैंने गाड़ियां परचेज की, और मैं ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा हूं। तो ये सारी बातें कहाँ लिखी होंगी, मेमोरेंडम में मेंशन की जाएगी कि मेरा मेन ऑब्जेक्ट क्या है। अब मेमोरेंडम में दो कैटेगरी डिवाइड कर रखी है, एक ऑब्जेक्ट की कर रखी है, मेन ऑब्जेक्ट की, और एक होता है जिसे हम बोलते हैं एंसिलरी ऑब्जेक्ट। उसका मतलब क्या हुआ कि उस, जैसे मान लीजिए मेरा मेन पर्पस जो है वो है मेरा लॉजिस्टिक का, बट अगर मुझे लॉजिस्टिक का बिजनेस करना है तो मुझे ट्रक परचेज करने पड़ेंगे, ट्रक बेचने भी पड़ सकते हैं, या मुझे कोई एग्रीमेंट एंटर करना पड़ सकता है, या किसी एग्रीमेंट को से बाहर निकलना पड़ सकता है। तो ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये मेन ऑब्जेक्ट के सपोर्ट में होते हैं। तो उसे हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक 3A होता है, एक 3B होता है। तो मेन ऑब्जेक्ट जो होता है आपका किस में होता है, 3A के अंदर,
और जो एंसिलरी ऑब्जेक्ट होते हैं वो किसमें होते हैं, 3B, दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आपने दोनों पे ध्यान देना है, 3A पे भी और 3B पे भी, ठीक है। अब AOA क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट मैंने MOA में डाला है उसको अचीव करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजरियल लेवल पे क्या क्या स्टेप्स और क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी मुझे, वो सारी की सारी चीजें आर्टिकल में लिखी होती हैं। यानी कि जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, आर्टिकल में सबसे पहले मेंशन होता है कि आपके डायरेक्टर्स कौन होंगे। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, कंपनी की कोई लीगल एक लीगल एग्जिस्टेंस है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, लीगल है, बट उसको चलाने के लिए कौन चलाता है, डायरेक्टर्स चलाते हैं। तो डायरेक्टर्स का नाम, फर्स्ट डायरेक्टर जो होते हैं कंपनी का, उनका नाम आर्टिकल में होता है। कंपनी शेयर ट्रांसफर कैसे करेगी या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके कैसे क्या करना, वो सारी चीजें कहाँ मेंशन होती है, वो आपके आर्टिकल में मेंशन होती है। तो जो ये दो मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट जो होते हैं किसी कंपनी के लिए, वो मेमोरेंडम और आर्टिकल होते हैं। अब मैं बता रहा था आपको कि ऑथराइज कैपिटल क्या होता है और पेड अप कैपिटल क्या होता है। देखिए, आप जितनी कैपिटल रखेंगे ना उसके हिसाब से आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है, ठीक है। दिल्ली में स्टैम्प ड्यूटी अलग है, हरियाणा में स्टैम्प ड्यूटी अलग है, पंजाब में अलग है, बेंगलोर में अलग है। क्यों? क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी जो लगती है वो लगती है एज पर इंडियन स्टैम्प एक्ट, और ये एक स्टेट मैटर है। हर स्टेट का अपना अपना स्टैम्प एक्ट है, उसके हिसाब से वो स्टैम्प ड्यूटी चार्ज करती है, ठीक है। अब मैं अगर एग्जांपल लूं, दिल्ली में अगर आप एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं 1 लाख, तो आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी आती है वो 360 के आसपास निकल के आती है, 1 लाख पे, ठीक है। हरियाणा में इससे भी कम है, दिल्ली से भी कम है हरियाणा में, ठीक है। अब मैं अगर पंजाब की बात करूं, अभी मैंने पीछे कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी, 10,000 रुपए स्टैम्प चार्जेस। एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी कोई कंपनी आप अगर इनकॉर्पोरेट करते हो तो सबसे पहले उसकी स्टैम्प ड्यूटी चेक करनी है, उस स्टेट में स्टैम्प ड्यूटी क्या लगने वाली है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, वही सेम 1 लाख की कैपिटल के लिए दिल्ली के अंदर 360 रुपए है, ठीक है। मैं इसका जवाब अभी देता हूँ सर, ऑथराइज एंड पेड अप कैपिटल सेम रहती है क्या, मैं इसका रिप्लाई भी करता हूँ, 1 मिनट का टाइम दो मेरे को। आप सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैम्प ड्यूटी उसकी कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ स्टैम्प ड्यूटी देखते, या चलो मैं MCA के पोर्टल पे लूंगा तब बताऊंगा। मेरे को ये याद दिलाना कि स्टैम्प ड्यूटी कैसे निकालते हैं, वो आपको मुझे बताना है, ये मुझे याद दिलाना नेक्स्ट क्लास में, मैं इसको लूंगा, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन पूछा ऑथराइज और पेड अप कैपिटल सेम रहता है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे इस वाली एग्जाम्पल ले लो, इसमें ऑथराइज भी 1 लाख रुपए है और पेड अप भी 1 लाख रुपए है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। मैं समझाता हूँ दोनों का फर्क क्या होता है। देखिए, जो स्टैम्प ड्यूटी जो लगती है वो एज पर ऑथराइज कैपिटल लगती है, पेड अप कैपिटल से कोई मतलब ही नहीं है स्टैम्प ड्यूटी का। अब ऑथराइज का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि मैंने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की, यहां तो मैंने एग्जांपल जो आपको सामने स्क्रीन दिख रही है उसमें 1-1 लाख है। सपोज करो मैंने उसका ऑथराइज कैपिटल 10 लाख रखा। 10 लाख का मतलब क्या हुआ कि उस कंपनी के मेमोरेंडम में ये लिखा हुआ है कि इस कंपनी का जो कैपिटल है वो मैक्सिमम 10 लाख हो सकता है। 10 लाख से ऊपर, 10 लाख से नीचे हो सकता है लेकिन 10 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। तो जो मेमोरेंडम में जो अथॉरिटी होती है कैपिटल की, क्योंकि मेमोरेंडम में 5-6 क्लॉजेज होते हैं, नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज और सब्सक्राइबर क्लॉज, ये सारे क्लॉजेज होते हैं, 5 क्लॉजेज होते हैं। वो मैं आपको जब मेमोरेंडम, अभी नेक्स्ट क्लास में आपको मेमोरेंडम दिखाऊंगा, मैं उसमें बताऊंगा आपको। उसमें से एक क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में क्या होता है, कंपनी की कैपिटल लिखी होती है कि कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल कितनी हो सकती है। तो जो मेमोरेंडम में जो कैपिटल लिखी हुई है उसको हम बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि मैंने 10 लाख की ऑथराइज कैपिटल डाली, ठीक है। उस कैपिटल में से 10 लाख में से मैं अभी 10 लाख का मुझे नीड ही नहीं है, अभी मैंने कंपनी स्टार्ट की है, मुझे 1 लाख की नीड है, तो मैं 1 लाख की कैपिटल इशू कर रहा हूं। तो वो जो हमने 10 लाख में से 1 लाख जो इशू किया है ना, उसको हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। यानी क्या हुआ कि अगर मैं 10 लाख की ऑथराइज बोलूं और 1 लाख की मैं पेड अप बोलूं, तो क्या फर्क आएगा कि ऑथराइज आपकी 10 है, यानी आप जब मर्जी चाहो तब आप क्या कर सकते हो, अपनी पेड अप कैपिटल बढ़ा सकते हो। उसमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एक PS3 करके एक फॉर्म आता है, फॉर्म फाइल करके और उसकी पेड अप कैपिटल बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपने 1 लाख से फिर 5 लाख कर दी, बढ़ा दी, 5 से 6 कर दी, 7 कर दी, 8 कर दी, अब आपने 10 कर दी, अब क्या हुआ, ऑथराइज भी बराबर हो गया, पेड अप भी बड़ा इक्वल हो गया। अब क्या करना है आपको, उसको 15 लाख करना है। तो 15 लाख करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ऑथराइज कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी। ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए शेयर होल्डर की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। फिर उसका SS7 एक फॉर्म होता है, SS7 मैं बताऊंगा आगे, वो फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। तब उसके हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी।
जैसे ही अगर आप ऑथराइज कैपिटल बढ़ाएंगे आपकी स्टैम्प ड्यूटी उसके हिसाब से चार्ज होगी। वैसे गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, 15 लाख तक की स्टैम्प ड्यूटी जो है ना वो कम कर रखी है, मतलब कि एक तरह से माफी बोल सकते हैं। 15 लाख तक के, पहले 10 लाख था, 15 लाख कर दिए, तो 15 लाख तक बहुत ही नॉमिनल सी स्टैम्प स्टैम्प चार्जेस आते हैं। दिल्ली की बात कर रहा हूँ, हरियाणा की बात कर रहा हूँ, यूपी की बात कर रहा हूँ। बाकी किसी किसी की स्टेट में ज्यादा है। बेंगलोर में 2000 के आसपास है। 1 लाख की कैपिटल अगर आपको इनकॉर्पोरेट करनी है तो 2000 के आसपास स्टैम्प ड्यूटी लगती है। पंजाब में मैंने आपको बताई दिया। मध्य प्रदेश में भी ज्यादा है, मध्य प्रदेश में 8,000 के आसपास लगती है स्टैम्प ड्यूटी 1 लाख पे। बिहार में भी ज्यादा है, 6,000 6,500 के आसपास लगती है बिहार में। ठीक है, तो हर स्टेट का अपना अलग अलग चलता है। स्टैम्प ड्यूटी क्या परसेंटेज बेस नहीं, जैसे एक बात रेट होता है, मैंने बोला दिल्ली में 3% का रेट है, तो 1 लाख का 3% निकाल लो। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो हर स्टेट का स्टैम्प का अलग अलग चलता है। दिल्ली में 361 रुपए है स्टैम्प 1 लाख पे। तो आपका वो हर स्टेट वाइज वेरी करता है। मेरे को ना नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना, जब मैं एमसीए पोर्टल का रिव्यू करूंगा ना, तो स्टैम्प ड्यूटी आपको हर स्टेट की कैसे चेक करनी है वो मैं आपको समझा दूंगा। मैं अभी फिलहाल ऑथराइज और पेड अप कंप्लीट कर दूं पहले। तो मैंने क्या बोला, ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज कैपिटल जो मेमोरेंडम में मेंशन्ड है कि कंपनी इससे ज्यादा कैपिटल इशू नहीं कर सकती है, तो जो मेमोरेंडम में मेंशन है उसे बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। और उसमें से टोटल मैंने कितना इशू किया है, अगर मैं एक प्रॉपर चार्ट बना के बताऊं, मैं आपको समझाऊं। अगर कॉमर्स से हो तो आपने मेरे ख्याल से 12th में तो मेरे ख्याल से कंपनी अकाउंट्स पढ़ी होगी आपने। अगर आप ग्रेजुएट हो या एमकॉम कर रखी है आपने, किसी ने, कोई रिप्लाई करेगा? मेरे ख्याल से पढ़ा तो होगा आपने किसी ने। कोई नहीं? तो थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा 12th मैथ में सर हम। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आता है ऑथराइज कैपिटल। क्या आता है? ऑथराइज कैपिटल। सपोज करो कि मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की 10 लाख के साथ, मेमोरेंडम कितना 10 लाख, ये 10 लाख है, बट मेरे को अभी इसकी नीड नहीं है। तो मैंने क्या किया, इस 10 लाख में से मैंने अभी फिलहाल के लिए क्या किया, 1 लाख ही इशू किया, बाकी 9 लाख मैंने रिजर्व छोड़ दिया, मुझे अभी इसका नीड नहीं है। तो इस 1 लाख को हम क्या बोलेंगे? इशूड कैपिटल। क्या बोलेंगे? इशूड, ये नोट कर लेना, इशूड कैपिटल। इसको क्या बोलेंगे? अनइशूड। अभी ये हमने इशू ही नहीं किए हैं, जब काम पड़ेगा तब देखेंगे। अनइशूड कैपिटल, ठीक है। इस इशू कैपिटल के में से क्या होता है, इसके फिर दो पार्ट हो जाएंगे। एक होगा पेड अप कैपिटल, एक होगा अनपेड अप कैपिटल। क्या होगा? अनपेड अप कैपिटल, ठीक है। और इसकी मैं हेलो अगर मैं एक मिनट, मेरे से एक चीज छूट गई, सॉरी। हेलो सर, हेलो इशूड कैपिटल के अंदर आएगा, एक होगा सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। हेलो, आर यू हियर मी आएगा सर? अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। इस सब्सक्राइब के अंदर दो चीजें आ जाएंगी, पेड अप कैपिटल हेलो, और अनपेड अप कैपिटल। मैं इसको आपको ध्यान से बता देता, देखिए समझिए इसको क्या है। मैंने कहा से स्टार्ट किया, ऑथराइज कैपिटल। हेलो ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? जो कि आपके मेमोरेंडम में आपने मैक्सिमम कैपिटल जो लिया हुआ है वो आपका क्या होगा? ऑथराइज कैपिटल होगा, यानी आपने उसके लिए स्टैम्प ड्यूटी पे की हुई है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया दूसरा, अब मैंने 10 लाख का मैंने अथॉरिटी ले ली कि मैं 10 लाख तक इशू कर सकता हूं, बट मुझे अभी 10 लाख की नीड नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने 1 लाख ही इशू किया, 9 लाख मैंने छोड़ दिए। तो उस 1 लाख को हम क्या बोलेंगे? इशूड कैपिटल। और जो 9 लाख है उसे क्या बोलेंगे? अनइशूड कैपिटल। उसका जब नीड पड़ेगा तब देखेंगे। उसके बाद इशूड कैपिटल में दो होता है, सब्सक्राइब्ड और अनसब्सक्राइब्ड। अब ये समझो ये क्या होता है सब्सक्राइब्ड एंड, जैसे एक बात बताओ, मैंने कंपनी बनाई, मेरे को 1 लाख के कैपिटल इशू करने हैं। मैंने क्या किया, 3 लोगों को ऑफर दिया, ए को, बी को, सी को, डी को, 4 लोगों को ऑफर दिया। और मैंने चारों को ये बोला कि 25% ए ले ले, 25% बी, 25% सी और 25% डी। तो ए बी सी तो मान गए, डी ने मना कर दिया कि मैं नहीं लूंगा। रेगुलर क्लासेस अल्टरनेटिव होंगी, ठीक है। मैं अभी आपको शेड्यूल आपको एमडब्ल्यू में रहेगी, क्लासेस अल्टरनेट चलेंगी।
ठीक है, वो आप वेबसाइट को विजिट कर लीजिए, वहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, और आपको कोई क्वेरी हो तो आप वहां पे मेल या फोन नंबर होगा, आप उस पर क्वेरी रेज कर सकते हैं, वो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो आपका क्या हो गया, सब्सक्राइब कैपिटल और अनसब्सक्राइब कैपिटल। तो सब्सक्राइब मतलब है, मैंने 4 लोगों को ऑफर किया कि चारों में मेरे फ्रेंड्स थे, मैंने बोला A B C D, चारों में से 3 ने हाँ कर दी, एक ने मना कर दिया कि मैं नहीं लूंगा। यानी क्या हुआ, मैंने टोटल 1 लाख का कैपिटल इशू किया था, उस 1 लाख में से 75 तो ले लिया, 25,000 छोड़ दिया, तो उस 75 को क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब कैपिटल। और जो 25 छोड़ दिया उसे क्या बोलेंगे, अनसब्सक्राइब कैपिटल। यानी सब्सक्राइब मतलब क्या होता है, हमने इशू किया और सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो पार्ट बन जाएगा सब्सक्राइब का। और जो हमने इशू किया बट वो लिया नहीं किसी ने, तो उसे क्या बोलेंगे, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो मेरा केस कहां पे आ गया, A B C D 4 थे, चारों को इशू किया गया, 4 में से 3 ने तो ले लिया। अमन, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, देखो हम जब कंपनी की बात करते हैं ना, तो कंपनी किसी एक लॉ से गवर्न नहीं होता है, डिपेंड करता है कंपनी का स्टेटस क्या है। जो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, अगर मैं इसका आंसर सही देना चाहूँ तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को सेबी LODR भी देखना पड़ेगा इसके लिए। सेबी का प्रोविजन भी है, अगर आप सेबी की बात करें, LODR की, अगर कोई कंपनी कोई कैपिटल इशू करती है तो उसका 90% सब्सक्राइब होना चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल होता है, वरना फिर वो रिफंड करने पड़ते हैं सारे पैसे। तो इसका कोई एग्जैक्ट आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इसमें हर हर कंपनी पे सिर्फ कोई एक लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, कंपनीज एक्ट भी होता है, RBI के रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, सेबी का भी करना पड़ता है। ठीक है, डिपॉजिटरी का भी लॉ एप्लीकेबल होता है कंपनी पे, प्लस में आपका एक होता है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, SCRA, वो भी एप्लीकेबल होता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, वो जब डीप चलेंगे तब देखेंगे इस चीज को। तो मैं ये सब्सक्राइब्ड समझ में आ गया। मैंने क्या बोला, 1 लाख का, मैंने टोटल मेरा 10 लाख का कैपिटल था, 10 लाख में से मेरे को 1 लाख की नीड थी, मैंने 1 लाख इशू किया। 1 लाख को हम क्या बोलेंगे, इशूड कैपिटल, 90,000 को बोलेंगे अनइशूड कैपिटल। फिर उस इशू में से क्या किया मैंने, 4 लोगों को ऑफर किया, A B C D। किसको ऑफर किया मैंने, A B C D, A B C D। मैंने बोला 25% तू ले ले, 25% ये, 25% ये, और 25% ये। इन तीनों ने यस कर दी, यानी क्या हुआ, 75,000 का अमाउंट जो था वो क्या हो गया, ये हो गया सब्सक्राइब्ड। इसने मना कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, अनसब्सक्राइब्ड। क्या हो जाएगा, अनसब्सक्राइब्ड। अब सब एक बात बताओ, A और B और C ने जब हाँ भर दी कि हाँ मेरे को ये कैपिटल शेयर्स लेने हैं, तो क्या ये 75,000 की जो पेमेंट है 25-25, क्या ये कंपनी को करेंगे, यस और नो? क्या कंपनी को इनको पेमेंट देनी है 75,000 की? बिल्कुल देनी है। लेकिन हुआ क्या, इसमें से A B ने तो पेमेंट दे दी, C ने नहीं दी। C ने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, C पेमेंट नहीं दे पाया। क्लियर है क्या हुआ, A और B ने तो पेमेंट दे दी, लेकिन C ने पेमेंट नहीं दी। कंपनी को जो उसने कहा था कि मैं 25,000 के शेयर्स लूंगा, तो कंपनी उसको 25,000 पेमेंट होगी तभी तो शेयर्स देगी कंपनी उसको, या बिना पेमेंट के दे देगी? तो इसने डिफॉल्ट कर दिया, C ने। तो इन दोनों ने मिलकर कितना पैसा दे दिया, इन दोनों ने मिलकर दे दिया 50,000, ये 25,000, और एक 25,000 पीछे छूट गया था जो D ने छोड़ दिया था। तो इस 50 को बोलेंगे पेड अप कैपिटल। क्या बोलेंगे, पेड अप कैपिटल। इसे बोलेंगे अनपेड अप कैपिटल, अनपेड अप कैपिटल। क्लियर है, पूरी कहानी समझ में आई? पेड अप और ऑथराइज में क्या डिफरेंस होता है, रिप्लाई करो चैट में। ठीक है, तो ये आपका मेन डिफरेंस होता है ऑथराइज और पेड अप में, कि मैंने कहां से स्टार्ट किया था, 10 लाख मेरा टोटल कैपिटल था, उस 10 लाख में से मेरे को नीड 1 लाख की थी, मैंने 1 लाख ही इशू किया, तो उसे बोलेंगे इशूड कैपिटल। उसमें से 90,000 9 लाख मैंने छोड़ दी। उस इशू में से क्या हुआ, मैंने एग्जाम्पल दिया, A B C D 4 लोगों को ऑफर किया, चारों में से क्या हुआ, A B ने तो ले लिया, A B C ने बोला हाँ मैं लूंगा, हाँ भर दी, D ने मना कर दिया। तो जो D ने जो मना किया वो चला जाएगा अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल में, 75 किस में आ जाएगा, सब्सक्राइब्ड में। फिर उस 75 के 3 टुकड़े हो गए, A B और C को टोटल कितनी पेमेंट देनी थी, 75,000 की पेमेंट देनी थी कंपनी को। A और B ने तो दे दी, बट D ने नहीं दी। तो क्या होगा, ये टोटल आपका क्या हो गया, 75 में से 50,000 की पेमेंट रिसीव हुई, और 25,000 की एंट्री, सॉरी 25,000 की पेमेंट अभी नहीं आई है C की साइड से। तो इस 50,000 को हम बोलेंगे पेड अप कैपिटल, और जो 25,000 की अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है उसे हम बोलेंगे अनपेड अप कैपिटल। सर बाद में इनका सबका एंट्री भी बता देना। अकाउंटिंग एंट्री कह रहे हो क्या सोमिल?
चलो अकाउंटिंग एंड बाद में देखेंगे, पहले पहले लीगल चीजें तो आ जाए। तो क्या सबको ऑथराइज में और इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है पेड अप में? क्लियर है? क्या दिक्कत है सोमिल? ओके क्लियर है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अच्छा डेट ऑफ इन, अब देखो पेड अप कैपिटल कितना आ गया, 1 लाख। अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ मेंबर्स, ये इसका मतलब क्या होता है? देखो नॉर्मली अगर कंपनी के शेयर्स होते हैं तो उसके मेंबर्स होते हैं। अगर कंपनी का शेयर कैपिटल ही ना हो तो उसका शेयर कैपिटल, तो उसमें क्या मेंबर कहां से बनेंगे कंपनी के? कि शेयर के हिसाब से ही मेंबर बनता है। तो जिस कंपनी में कैपिटल नहीं होती तो वहां पे नंबर ऑफ मेंबर्स मेंशन किए, तो यहाँ पे 0 है क्योंकि इसकी कैपिटल है। कहते और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेबल इन केस ऑफ कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। तो हमारी ज्यादातर कंपनियां हम देखने को मिलती है वो कौन सी होती हैं, विद शेयर कैपिटल होती है, तो ये आपको ज्यादातर 0 ही मिलेगा। ठीक है अगला क्या है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी को किस दिन सीओआई इशू हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर आप 90% का सब्सक्राइब कह रहे थे, फिर सर ऐसे में 50% सब्सक्राइब हुआ है ना। 90 का मैंने सब्सक्राइब 10, एक मिनट रुको, तुम कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो? मैंने जो एग्जांपल दिया था आपको, 10 लाख का कैपिटल था टोटल जो मेमोरेंडम में मेंशन था, उसमें वो उसे बोलेंगे ऑथराइज कैपिटल। उसमें से 1 लाख कैपिटल हमने इशू किया, मुझे 9 लाख के भी नीड ही नहीं है। ठीक है, तो 9 लाख क्या हो जाएगा, अनइशूड कैपिटल, 1 लाख हो जाएगा इशूड कैपिटल। क्लियर है? इशू समझ में आएगा कि मैंने कितना ऑफर करना है लोगों को। उस इशू में से क्या हुआ, मैंने एग्जांपल दिया, ए बी सी डी 4 जने थे, चारों को हमने ऑफर किया, ए बी सी डी को। ए और बी और सी ने हाँ भर दी कि हाँ मैं लूंगा कैपिटल, डी ने मना कर दिया मैं नहीं लूंगा। तो यानी क्या हुआ, ए और बी और सी 75,000 किस में आ जाएगा, सब्सक्राइब में, और 25,000 किस में आ जाएगा, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को टोटल सब्सक्राइब कितना, 75 है। 75 क्या, ए बी और सी तीनों को मिलकर कितनी पेमेंट पेमेंट करनी थी कंपनी को, 75,000 की पेमेंट करनी थी। ए और बी ने तो कर दी, सी ने नहीं की। तो ए और बी ने मिलकर कितने पैसे दिए, 50,000 रुपए, वो 50,000 क्या कहलाएगा, पेड अप कैपिटल। ठीक है, और जो सी ने डिफॉल्ट कर दिया वो क्या हो जाएगा, अनपेड अप कैपिटल। क्लियर है? एक चीज है, डी ने जो डिफॉल्ट किया है और जो सी ने जो डिफॉल्ट किया है उसकी कैटेगरी अलग अलग है। डी ने जो डिफॉल्ट किया है वो आएगा अनसब्सक्राइब कैपिटल के अंदर। इसमें ये किसके अंदर है, सब्सक्राइब में तो है बट पेड अप मनी, मैंने हाँ तो भर दी थी बट मैंने पेमेंट नहीं की, ये फर्क है। क्लियर है अब? बलदीप क्लियर है? ठीक है, आपका यानी क्या कि ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज दैट डेट जिस दिन आर ओ सॉरी सीआरसी, जिस दिन क्या होता है रजिस्ट्रार सीआरसी में, चलो कल कभी और बताऊंगा। जिस दिन आरओसी सर्टिफिकेट इशू करता है, जिसे हम बोलते हैं सीओआई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो जिस डेट को वो इशू होता है उसे बोलते हैं डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और इसे ना डेट ऑफ बर्थ भी कहते हैं कंपनी का, कि कंपनी जिस दिन पैदा हुई है उस कौन सी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहलाती है। उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है कंपनी का, यानी कि कंपनी कहाँ पर अपना ऑफिस खोल के बैठी हुई है वो आपको बताना पड़ता है, क्योंकि कल को अगर आरओसी को विजिट करना हुआ या कोई डॉक्यूमेंट्स किसी को भेजना हुआ तो वो कंपनी को कहाँ ढूंढेगी, इसके लिए आपको हमेशा ऑफिस दिखाना पड़ता है। फिर उसके बाद एक ईमेल आईडी, ऑथराइज ईमेल आईडी, जिसपे आरओसी को अगर कोई इंटीमेशन या कोई नोटिस आपको शेयर देना हो, कुछ भी नोटिस देना हो तो वो आपको किस ईमेल आईडी पे शेयर करेंगे। ठीक है, और एज पर आईटी एक्ट अगर उसने कोई नोटिस इशू किया है या समन इशू किया है और वो आपको मेल कर दिया तो मान लिया जाएगा कि वो आपको डिलीवर हो चुका है। आईटी एक्ट में लिखा हुआ है ये चीज। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। अच्छा ये देखो, आप देखो ये एक अगला पॉइंट है, एक्टिव कंप्लाइंसेस सस्पेंडेड एट स्टॉक। अगर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो यहाँ पे आपको डेट मिल जाएगी कि हाँ लिस्टेड है। मतलब जैसे रिलायंस है, रिलायंस लिस्टेड है। ठीक है, टाटा लिस्टेड है, टाटा की सारी जितनी भी सब्सिडरीज है मैक्सिमम सारी की सारी लिस्टेड है। तो लिस्टेड होंगी तो आपका क्या हो जाएगा, दिखा देगा। एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर लिस्टेड और अनलिस्टेड जानना हो ना, सिंपल सा तरीका बताता हूँ। अगर कंपनी का सिन नंबर चेक करो, अगर सिन नंबर यू से स्टार्ट है तो वो अनलिस्टेड कंपनी है। ठीक है, और अगर कंपनी की एल से नाम स्टार्ट हो तो वो क्या होगी, लिस्टेड होगी। मैं दिखाता हूँ, एक मिनट रुको।
इस कंपनी का ना सिन नंबर चेक करो एवरीवन, क्या लिखा, एल लिखा हुआ है। इस कंपनी का जो सिन नंबर है, कल्पा कमर्शियल लिमिटेड, इसका सिन नंबर जो स्टार्ट है किससे स्टार्ट है, एल से स्टार्ट है। यानी क्या है, ये कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे। ठीक है, ठीक है। अब एक बात हूँ आपको, एक चीज और बता देता हूँ। ये जो आपका ये सिन नंबर है ना, इस सिन नंबर हर एक वर्ड का अपना मतलब है। ठीक है, जैसे मैं टोटल कितने 21 डिजिट का है, 21 डिजिट का सिन नंबर होता है। ठीक है, इस सिन नंबर को मैं 21 की बात करूं, तो जो पहला वर्ड है इसका, फर्स्ट लेटर है, वो हमें ये बताता है कि लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। ठीक है, जैसे मैं इस वाले केस में क्या है, क्या था, अनलिस्टेड, यू से स्टार्ट है तो ये अनलिस्टेड है। ये क्या है, इसमें एल यानी क्या, वो एल एल से स्टार्ट है तो क्या हुआ, लिस्टेड है। ठीक है, उसके बाद जो आपका अगला जो तीन चार लेटर होते हैं, ये आपको बताता है कि इस कंपनी का मेन काम क्या है। एक होता है एनआईसी कोड। ठीक है, एनआईसी कोड बोलते हैं। उस एनआईसी कोड में कंपनी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से ना उसको डिवाइड, 74 होता है अदर सर्विसेज के अंदर, 72 होता है कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज का। ठीक है, होलसेल का होता है 52, 51, रिटेल का 52। तो ये कोड अलॉट कर रखे हैं। तो ये कोड हमें ये बता देता है कि इसका काम क्या है। जैसे मैंने इस कंपनी का 74 देखा, मैं 74 देखते ही समझ गया कि इस कंपनी का क्या काम होगा, ये अदर सर्विसेज का काम कर रही है। और जरा इसका चेक करो उसमें क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, इसका भी 74 ही है। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो आपका डीएल है, तो ये डीएल का मतलब क्या हुआ, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, दिल्ली में है। कहाँ पे है, दिल्ली में, तो डीएल मिला हुआ आएगा। अगर किसी का यूपी में होगा तो कहाँ क्या लिखा हुआ आएगा, बीच में यूपी लिखा हुआ आएगा। किसी का अगर उत्तराखंड में है तो यूके लिखा हुआ आएगा। गुजरात में है तो जी एल लिखा, या जो भी उसका कोड होगा वो लिखा हुआ आएगा। गुजरात का वैसे जी यू है मेरे ख्याल से, जो भी है। ठीक है, फिर अगले चार डिजिट जो आप ये देखो, अगले चार डिजिट ये किसके हैं, ये हैं ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो इसमें क्या लिखा है, 1985 लिखा हुआ है, देखो। यानी क्या क्या मतलब हुआ, इसका जो इनकॉर्पोरेशन हुआ है कब हुआ है, 1985 में हुआ है। और देखो नीचे भी देखो, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या लिखी हुई है, 1985 ही लिखी हुई है। अब मैं इसका चेक करूंगा, देखो ये अभी अभी बनाई है मैंने इसको, ये क्या है 2023, ये अभी भी इनकॉर्पोरेट हुई है, 6/1 को बनाई है। तो इसमें क्या डेट ऑफ, ये ईयर आ गया। अब ये जो अगले तीन कोड हैं, ये अगले तीन कोड बताते हैं कि ये पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है। अगर पीटीसी लिखा हुआ है तो ये प्राइवेट कंपनी है, और अगर पीएलसी लिखा हुआ है तो क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। एलएलपी में और कंपनी में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज मैं आपको ना अभी टाइम कम है तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में लूंगा, ये मेरे को नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना आप। दो चीजें पेंडिंग रह गई, एक स्टैम्प ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो, और एक ये कंपनी और एलएलपी में क्या डिफरेंस आता है। आज तो मैं सिर्फ मास्टर डाटा बता रहा हूँ आपको, इसको भी लूंगा मैं आराम से। ठीक है, तो अगला ये पीएलसी और ये क्या हो गया कि कोई प्राइवेट लिमिटेड है या कोई। अब जैसे मैं एक सेक्शन 8 कंपनी दिखाता हूँ, ये भी मैंने ही बना रखी है। होल्ड, एक मैं सेक्शन 8 कंपनी देखो उसका कोड दिखाता हूँ। ये मैंने अभी थोड़े थोड़े दिन पहले इनकॉर्पोरेट की थी। हर हर कंपनी की कैटेगरी का ना कोड अलग अलग अलॉट करे थे आपको। सिन, अगर आप रेगुलर काम कर रहे हैं ना, तो आप उसका सिन नंबर देख के ही बता सकते हो कि उसका क्या स्टेटस है। आपको पूरा स्टेटस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 2022 की दिसंबर दिसंबर या नवंबर में बनाया था मैंने इसको। इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यूएन, देखो एसबीडी सिविल राइट प्रोटेक्शन, ये सेक्शन 8 कंपनी है। इसमें क्या लिखा हुआ है, एनपीएल लिखा हुआ आ रहा है, देखो। ठीक है, यानी अगर एनपीएल कोड किसका है, ये सेक्शन 8 कंपनी का एनपीएल कोड होता है। और देखो यू लिखा हुआ आ रहा है, इसका 85 इसका एनआईसी कोड है। 85 क्यों है, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी सोसाइटी जो भी सेक्शन 8 कंपनी में डील करता है, आपको उसका हमेशा 85 ही मिलेगा एनआईसी कोड। दो दिल्ली में रजिस्टर्ड है ये, वो भी मेंशन है इसमें, 2022 में बनी है, ये भी मेंशन है। एनपीएल इसका कोड है। और ये होता है यूनिक, यूनिक नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर जिसे बोलते हैं। ये आपका लास्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर है 406888
1। ये हर कंपनी को एक यूनिक नंबर अलॉट होता है, यानी इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, 4,06,881, यानी 4,06,881 इसका क्या है, यूनिक कोड है। तो आपको सिन नंबर क्लियर है? ये हर एक सिन में जो जो चीजें मेंशन की गई सबका अपना अपना क्या है मतलब होता है, ये ऐसे ही नहीं दिया जाता किसी को, इसमें हर चीज का एक मतलब है। क्लियर है ये? अच्छा ठीक है। डेट ऑफ लास्ट एजीएम, हर कंपनी को साल में एक शेयर होल्डर्स की मीटिंग करनी होती है, उसको हम बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। क्या बोलते हैं? एनुअल, क्या बोलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग है। साल में एक शेयर होल्डर की मीटिंग करनी ही करनी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, उसे हम बोलते हैं एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, ये साल में एक बार, इसकी जो ड्यू डेट होती है वो होती है 30/9 हर साल का, यानी कि जैसे मान लो ये अगर मैं अभी 22-23 चल रहा है, तो 23 कब आपका कब खत्म होगा, 22-23, 30 मार्च को इसका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा। तो 22-23 की जो एजीएम है वो आपको 30/9 से पहले पहले करनी है, इसे बोलते हैं ड्यू डेट। इससे पहले कर सकते हो आप, 30/9 से पहले कर सकते हो, लेकिन 30/9 के बाद नहीं करोगे। अगर बाद में करनी है तो पहले आपको आरओसी से इसकी परमिशन लेनी, एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी, तब कर सकते हो। तो वो डेट मेंशन करता है यहाँ पे कि इसकी एजीएम की डेट क्या है, किस किस दिन इसकी एक्चुअल में एजीएम हुई थी, वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगला आता है कि इसकी पीरियड कौन सा है। जैसे मैं बोलूंगा 22-23 बोलूंगा, तो 22-23 का मतलब क्या हो गया, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक, तो ये इसका पीरियड है, फाइनेंशियल ईयर। तो उस पीरियड की बात कर रहा है। और कंपनी का स्टेटस क्या है, एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या हुआ कि अब तक इस कंपनी को जो जो फाइलिंग करनी थी या जो भी कंप्लाइंसेस के काम करने थे वो सारे के सारे इसके टाइम टू टाइम अपडेट हैं। जैसा क्या होता है, जैसे अगर कंपनी अपने कंप्लाइंसेस टाइम टाइम पे अगर नहीं करती है ना, तो आरओसी क्या करती है, उसको स्ट्राइक ऑफ कर देती है, यानी उसको इनएक्टिव कर देती है, उसको बुक्स ऑफ उससे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का जो रजिस्टर होता है ना, उससे उसको निकाल देती है। तो वहां पे लिखा हुआ आ जाता है स्ट्राइक ऑफ। इस एक्टिव का मतलब क्या हुआ कि अभी आप इसकी फॉर्म की फाइलिंग या कोई भी कंप्लाइंसेस वाला पार्ट है वो कर सकते हैं। अगर एक बार ये स्ट्राइक ऑफ हो गया तो फिर आपको पहले उसको स्ट्राइक ऑफ को हटवाना पड़ेगा, उसके लिए आपको एनसीएलटी जाना पड़ेगा। एनसीएलटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। कहाँ जाना पड़ेगा, एनसीएलटी। एनसीएलटी क्या बोलते हैं इसको, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। पहले क्या था कि जब कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था तो सारा मैटर हाई कोर्ट के पास जाता था। बट हाई कोर्ट हमारे इंडिया में पता ही कितना बुरा हाल है कि केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। तो क्या किया गवर्नमेंट ने, क्या किया, कोर्ट से वो अथॉरिटी लेकर अलग से एक क्वासी जुडिशियल बॉडी बोलते हैं इसको, यानी एक तरह से कोर्ट ही है, कोर्ट ही बोल सकते हैं इसको। इसके अंडर सारा काम ला दिया कि अब सारा का सारा कंपनी से रिलेटेड जो भी काम होगा वो सारा एनसीएलटी डील करता है। और एनसीएलटी में जो जजेस बैठते हैं वो रिटायर्ड हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज ही बैठते हैं। जो वहां से रिटायरमेंट हो जाती है तो उनकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे कर दी जाती है। तो काम वही सेम सेम है, बस क्या किया कि जुडिक्शन अलग कर दी कि कंपनी के सारे मैटर आप कौन देखेगा, एनसीएलटी देखेगा। और अगर कोई एनसीएलटी से सेटिस्फाइड नहीं है, कि इसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, तब वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, उसके लिए मना नहीं है। फाइनल अथॉरिटी आज भी कौन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही है। क्लियर है? और आपका लास्ट है, इसके नीचे इस कंपनी में कितने डायरेक्टर है बताओगे देख के, कितने डायरेक्टर हैं, 4। इन डायरेक्टर के आगे देखो एक नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डिन नंबर। क्या लिखा हुआ है, डिन नंबर। इसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, क्या होती है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये क्या होता है, एक बात, पेन पेन कार्ड तो जानते हो सारे, सबका पेन कार्ड बना होगा, यस और नो। पैन कार्ड में क्या होता है, आपको एक यूनिक नंबर दिया जाता है, यस और नो। अब मुझे एक बात बताओ, आपके मान लो 10 अकाउंट खोले हैं आपने, एसबीआई में अकाउंट खोला हुआ है, कोटक में भी खोला हुआ है, यहाँ भी खोला है, वहां भी खोला है। तो पैन कार्ड का मेन पर्पस क्या था कि आप 10 जगह अकाउंट खुलवा लो, लेकिन अगर गवर्नमेंट को ट्रैक करना होगा तो वो आपके एक पैन नंबर से ट्रैक कर लेगी सबके साथ, यस और नो।
अगर आपके 10 अकाउंट खुले हो, 10 के 10 आपके पैन कार्ड से ट्रैक, बिना पैन कार्ड के वो आपका क्या करेगी, अकाउंट खोलने ही नहीं, किसी भी बैंक में आप बिना पैन कार्ड के अकाउंट नहीं खुलवा सकते। इन द सेम लाइन, अगर कोई डायरेक्टर बनना चाहता है कंपनी में तो उसको डिन नंबर लेना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, अगर मैं जैसे मान लो मैं एक डायरेक्टर एक कंपनी में, अब मैंने 15 कंपनियां खोली हुई हैं, अब मैं 15 कंपनी में डायरेक्टर हूं, तो मुझे ट्रैक करने के लिए तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ नंबर चाहिए ना, जिससे मेरे पता लग सके कि एक्चुअल में कितने कंपनी में डायरेक्टर बना हुआ है। ये सुनो, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया जिसे हम बोलते हैं डिन नंबर। कभी भी अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो उसको बनने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिन नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल, देखो मैं कोई एग्जांपल उठाता हूं जिसमें ना एक बंदा एक कंपनी से ज्यादा में डायरेक्टर हो, होल्ड मैं देखो दिखाता हूँ, वो पता अभी पता लग जाएगा कि कौन सी कंपनी में वो किस किस कंपनी में डायरेक्टर है। ये कंपनी है पेनामेक्स लिमिटेड। अब देखो, यहाँ पे देखो 4 डायरेक्टर हैं इसके। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा, ये देखो नाम आ गया, डिन नंबर आ गया, नेम आ गया उसका, और एक तो ये आपका क्या है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। यानी क्या मतलब हुआ है कि अगर आपको किसी भी डायरेक्टर का एक बार में चेक करना हो कि वो कौन कौन सी कंपनियों में डायरेक्टर बना हुआ है, तो वो आप मास्टर डाटा से जाकर इसका डिन नंबर चेक करके डिन नंबर पे सिर्फ क्लिक कर दो। हाँ 2 कंपनी में है ये इसका देखो, किसी का भी चेक कर सकते हो, ये देखो ये भी 2 कंपनी में है। अगर कोई एक कंपनी में होगा तो उसका एक ही लिस्ट आएगा, देखो जैसे इसका देखो इसका एक ही नाम आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ही कंपनी में डायरेक्टर है। तो आपको किसी भी डायरेक्टर का चेक करना हो तो आप बस उसके डिन नंबर पर क्लिक कर दो, उसकी पूरी लिस्ट निकल के आ जाएगी कि वो कौन कौन सी कंपनियों में। नहीं, डायरेक्टर डायरेक्टर की लिमिट्स होती हैं। एक कंपनी में डायरेक्टर मैक्सिमम, एक कंपनी मैक्सिमम 15 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, और 15 से ज्यादा भी करना है तो फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होती है। कर सकते हैं लेकिन अप्रूवल लेनी पड़ती है। ठीक है, वो क्राइटेरिया अलग अलग होता है। डायरेक्टर बहुत तरह के होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर होता है, नॉमिनी डायरेक्टर होता है। तो डायरेक्टर भी बहुत तरह के हैं, वो मैं आगे समझाऊंगा। मैं कह रहा हूँ ना, एक आपने कोई क्वेश्चन पूछा ना, उसका एक आंसर नहीं है, उसके लिए पहले आपको डायरेक्टर समझना पड़ेगा, डायरेक्टर क्या होता है, और उसके लिए फिर सेक्शंस देखने पड़ेंगे कि किसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, नॉर्मली आप जैसे आप बोलोगे कि डायरेक्टर के लिए कोई एज लिमिट है, तो मैं, डायरेक्टर के लिए एज लिमिट तो नहीं है, आप 18 साल से ऊपर को आप डायरेक्टर बन सकते हो। लेकिन अगर आप एमडी बनना चाहते हो, आप मैनेजर बनना चाहते हो, ठीक है, या आप सीएफओ बनना चाहते हो, या सीईओ बनना चाहते हो कंपनी का, तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 21 होनी चाहिए। 21 से नीचे है तो आप नहीं बन सकते। अब देखो दो दो अलग अलग कैटेगरी आ गई। डायरेक्टर बनना है 18 साल से ऊपर क्यों बन सकते हो, बट अगर एमडी बनना है तो नहीं बन सकते, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उसके लिए लिमिट कितनी है आपकी, मिनिमम 21 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। क्लियर है। तो ये मैंने आपको आज सिर्फ मास्टर डाटा में कंपनी के क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल होती हैं और क्या क्या चीजें इसमें मैंने आपको, ये मैं बता दूं आपको चार्जेस, ये क्या होता है, इसकी लिस्ट यहीं पे आ जाती है कि चार्जेस मैं बता दूं। जैसे मान लो कि मैंने ना एक बैंक से ना लोन लिया, तो मेरे को बैंक ने बोला 1 करोड़ का लोन चाहिए, मैंने बैंक से मांगा, बैंक ने बोला हाँ दूंगा। लेकिन बैंक ने मुझे बोला कि मैं दूंगा लेकिन मुझे सिक्योरिटी के लिए ना आपकी प्रॉपर्टी पे वो चाहिए, सिक्योरिटी पे चाहिए, मतलब कि एज ए चार्ज चाहिए। वो क्या करेगा, एग्रीमेंट एंटर करेगा कि अगर कंपनी ने अगर डिफॉल्ट किया तो क्या करे, बैंक क्या करेगी, उस एसेट्स को कवर कर लेगी, यानी उसको बेच के अपने पैसे रिकवर करेगी। तो उसके लिए क्या होता है, चार्ज क्रिएट करना पड़ता है कंपनी पे, तो उस चार्ज की भी इंटीमेशन जाती है आरओसी को। बैंक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आरओसी को इंटीमेट करे, और कंपनी पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आरओसी को इंटीमेट करे। बट मैं नॉर्मली जो होता है कंपनी ही इंटीमेट करती है, कि बैंक वाले कंडीशन डाल देते हैं लोन देते टाइम में कि इसकी जो भी कंप्लाइंसेस का पार्ट है वो आप करोगे, तो नॉर्मली कंपनी ही करती है, बट दोनों कर सकते हैं। तो ये अब ये पर्पस क्या है, अब एक बार एक कंपनी है, उसके बाद एक ही प्रॉपर्टी है, उसने एसबीआई से अलग लोन ले लिया, फिर वो पीएनबी में चला गया, सेम प्रॉपर्टी पे उसने फिर लोन ले लिया पीएनबी से, उसी सेम प्रॉपर्टी से उसने यूनियन बैंक से ले लिया, उसी सेम प्रॉपर्टी से उसने मान लो किसी और बैंक से ले लिया, ऐसे करते करते उसने 10 बैंक से सेम प्रॉपर्टी पे ले लिया। गवर्नमेंट ने क्या, आरओसी ने क्या बोला, अगर आपने एक बार चार्ज क्रिएट कर दिया एक प्रॉपर्टी पे, तो उसकी इंटीमेशन आरओसी को दो। आरओसी को जैसे आपने इंटीमेशन दी, आपके मास्टर डाटा पे देखो साफ दिख रहा है, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि भाई इतने का चार्ज इन्होंने क्रिएट
किया हुआ है। चार्ज किसी भी क्रिएट हो सकता है, प्रॉपर्टी पे हो सकता है, मशीनरीज पे हो सकता है, कार पे हो सकता है, स्टॉक पे हो सकता है, फ्लोटिंग चार्जेस भी होते हैं, डेटर पे भी हो सकता है, कुछ किसी भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कौन सा चार्ज है, इक्विटेबल मॉर्गेज चार्ज है क्या। तो वो थोड़ी क्लैरिटी लानी पड़ेगी, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए कि टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या क्या होते हैं। लेकिन हाँ ये है कि आपको लिस्ट मिल जाएगी मास्टर डाटा पे कि आपके चार्जेस कितने क्रिएट हैं। अगर मैं आपको रिलायंस कंपनी का डाटा खोल के दिखाऊंगा, चार्जेस की लिस्ट इतनी लंबी मिलेगी आपको। या डीएलएफ दिखाता हूँ, रुको एक मिनट, इसमें तो कम है, डीएलएफ का चेक करो, देखो ये देखो, चेक करो इसमें लिस्ट देख रहे हो कितनी लंबी लिस्ट है। ये सारे चार्ज आप देखो इसमें सारे, मतलब ये लिस्ट देख के कंफ्यूज मत हो कि इतने इतना लोन ले रहा है। ये देखो उसमें स्टेटस भी आ रहा है, ये वाला क्लोज है, ये वाला क्लोज है। तो जो चार्ज इन्होंने क्रिएट किया था और बैंक को वापस पे कर दिया तो उसमें क्लोज लिखा हुआ आ जाएगा। और जो ओपन होंगे, जैसे ये वाला ओपन है देखो, यानी मतलब क्या हुआ कि ये वाला भी पे नहीं हुआ है। और ये क्या दिखाएगा कि लास्ट डेट ऑफ मॉडिफिकेशन कब हुई थी इसके अंदर। मतलब मान लो कि बैंक ने ना, मान लो सपोज करो कि मेरे को लोन दिया और बोला आपको 1 साल में वापस करना है, बट मैं 1 साल के बाद उसको रिफंड नहीं दे पाया, तो मैंने बैंक से रिक्वेस्ट किया कि आप इसको ना एक्सटेंड कर दो 1 साल के लिए, और बैंक ने वो एक्सटेंड कर दिया। तो मुझे उसके लिए क्या करना, आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा, CHG 1 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। तो वहां पे डेट आ जाएगी कि आपने इस डेट को चेंज किया था इसको। क्लियर है? तो जो ओपन वाला स्टेटस होगा वो अभी कंपनी को पे करना है, और जो क्लोज वाला है वो ऑलरेडी कंपनी क्या कर चुकी है, पे बैंक को वापस कर चुकी है। तो उधर देखो लास्ट के जितने भी दिख रहे होंगे तुम्हें ओपन दिख रहा होगा। क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ये मैंने आज आपको बेसिक एमसीए मास्टर डाटा पे जो इन्फॉर्मेशन क्या क्या चीजें होती हैं और क्या, बाकी आपका अभी जो बेसिक्स तो चलेगा ही कि आपका आरओसी में बेसिक पॉइंट को लेंगे, दिन नंबर कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, डायरेक्टर को रिजाइन कैसे कराना है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, सब धीरे धीरे एलएलपी सब कुछ आएगा धीरे धीरे। ठीक है, आज मैंने सिर्फ आपको बेसिक कवर करवाया है कि एमसीए मास्टर डाटा पे जो इन्फॉर्मेशन दिखती है उसमें आपने कि क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं इसमें, सिन नंबर, डिन नंबर, ऑथराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, अनसब्सक्राइब कैपिटल, सिन नंबर की क्या क्या डिटेलिंग है कि हर चीज का मतलब है इसके अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास आपकी अल्टरनेट चलेंगी। अब आप परसों मिलेंगे 7 बजे आपसे। ठीक है, ओ ठीक है, गुड नाइट टू एवरीवन, बाय।